हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। माई सेल्फ साहिल। आज आप अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं। लास्ट टाइम आपने कंसंट्रेशन टर्म तक पढ़ लिया था, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, उसके न्यूमेरिकल सब कर लिए थे, उसमें रिलेशन, उसमें मैंने वीडियोस में शॉर्टकट भी बनाए हैं, आप डायरेक्टली न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हो। अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो है सोल्यूबिलिटी का। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है सोल्यूबिलिटी। अब सबसे पहला जो केस हम स्टडी कर रहे हैं वो हम पढ़ेंगे सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। जो गैस का डिसोल्यूशन है या सोल्यूबिलिटी है लिक्विड के अंदर, हम उसके बारे में स्टडी करेंगे कि कौन से फैक्टर इसको इफेक्ट करेंगे। भाई प्रेशर चेंज करने पे सोल्यूबिलिटी पे क्या फ़र्क पड़ता है, टेम्परेचर चेंज करने से क्या फ़र्क पड़ेगा, अगर आप टाइप ऑफ गैस चेंज कर देते हो तो क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले सोल्यूबिलिटी का मतलब क्या है। देखो गैस की सोल्यूबिलिटी लिक्विड के अंदर हम तीन तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक तो आप ऐसे लिख सकते हो, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी। अगर एसटीपी पे वॉल्यूम की बात करें तो आप ऐसे कर सकते हो, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड एज सोल्यूबिलिटी। भाई 1 सेंटीमीटर क्यूब गैस का जितने वॉल्यूम में डिसॉल्व हो रहा होगा, किस कंडीशन के ऊपर, एसटीपी पे। एसटीपी पे टेम्परेचर कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। प्रेशर कितना होता है, 1 atm। तो जब गैस का प्रेशर इतना है, सॉल्वेंट का टेम्परेचर इतना है, इस टाइम पे जो अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व हो रही होगी वॉल्यूम के अंदर, अमाउंट वॉल्यूम लेके चलना है, तो जितना वॉल्यूम गैस का डिसॉल्व हो रहा होगा सॉल्वेंट के अंदर, उसको आप क्या कहेंगे, सोल्यूबिलिटी। एक डेफिनेशन तो आपको ये मिलेगी, आपको दूसरी बुक के अंदर डेफिनेशन ये भी मिल सकती है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने मोल डिसॉल्व होंगे गैस के, सोल्यूट के, उसको आप क्या कहेंगे, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ऐसे भी डिफाइन हो सकता है। यहाँ पे मतलब आप क्या यूज कर रहे हैं, मोलैरिटी ऑफ गैस। अब इसके बाद तीसरी डेफिनेशन ये बन सकती है जिसका हम यूज भी करेंगे यहाँ पे, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस सोल्यूट इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज सोल्यूबिलिटी। कि कितना मोल फ्रैक्शन है गैस सोल्यूट का सॉल्यूशन के अंदर, उसको आप क्या कहते हैं, सोल्यूबिलिटी। ठीक है, अब आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अब जो हम डेरिवेशन करेंगे या टॉपिक पढ़ेंगे वहाँ पे ये पॉइंट हम डेफिनेशन यूज़ करेंगे। ठीक है, कई जगह पे डेफिनेशन ऐसे लिखी हुई है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप वेरी करती है डेफिनेशन, बुक टू बुक वेरी कर रखी है, हर जगह पे डेरिवेशन इस डेफिनेशन से कर रखा है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि मोल फ्रैक्शन निकालेंगे किसका, गैस सोल्यूट का। अब इसमें सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है कि जो सोल्यूबिलिटी है वो किस फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट है फैक्टर अफेक्टिंग सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस। फैक्टर्स अफेक्टिंग सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो सोल्यूबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है टेम्परेचर।
देखो जर्नल पॉइंट बताऊं तो ये है कि जब गैस डिसॉल्व होती है सॉल्वेंट में, तो ये सोल्यूट हो गया, ये सॉल्वेंट होगा, सॉल्यूशन बनेगा गैस सॉल्यूशन, और जो ये रिएक्शन है ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, मतलब हीट निकलती है। ठीक है, अब आपने +1 में लीचेटेरियल प्रिंसिपल पढ़ा था और आपने ये पढ़ा था कि आप रिएक्शन को जिस डायरेक्शन से चेंज कर रहे हो या आप रिएक्शन को जिस डायरेक्शन से डिस्टर्ब कर रहे हो, रिएक्शन दूसरी डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगी। अब एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हीट लॉस होगा, यहाँ पे हीट लॉस होगी। ठीक है, अब अगर मान लो मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा हूँ ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, इसका मतलब है कि आप क्या कर रहे हो, हीट सप्लाई कर रहे हो। अब देखो रिएक्शन होती कैसे है, रिएक्शन होती है हीट लॉस से। अगर आपने हीट सप्लाई करना शुरू कर दिया तो इसका मतलब अब ये दो रिएक्टेंट हैं और ये एक प्रोडक्ट है, इसका मतलब क्या है कि रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट बनाया और हीट को लॉस कर दिया। अब आपने अगर हीट सप्लाई करी तो क्या हो सकता है कि जो सॉल्यूशन है वो हीट को एब्जॉर्ब करके कहाँ पे चला जाएगा, बैकवर्ड। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, वैल्यू ऑफ सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज। और ये भाई आपने देखा भी है, आप पढ़ते जर्नल एग्जाम्पल पढ़ते हो कि गर्मियों में जो मैराइन लाइफ है वो पॉसिबल नहीं होती, या उनको जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं वो बाहर आ जाते हैं, क्योंकि गर्मियों में क्या होता है कि वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। मान लो कि ये अपना सी है, सी लेवल है, ये उसका सरफेस है, ऊपर गैसेस हैं, गैसेस क्या करती है, इसमें डिसॉल्व होती हैं। भाई पानी के अंदर ऑक्सीजन है तभी मछली रह रही है, या और जो एनिमल है वो तभी रह रहे हैं। अब जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, मैंने अभी आपको पॉइंट ये लिखवाया कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, मतलब गैस बाहर निकलने लग जाएगी। तो अगर गैस ही नहीं है तो वहाँ पे उनको ब्रीथ करने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए वो क्या करते हैं, वो बाहर की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, अब बात ये है कि कोई भी लिक्विड हो, अगर आप उसकी अंदर सॉल्युबिलिटी बढ़ रहे हो गैस की, तो वो क्या होगी, हमेशा डिक्रीज होगी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने एक ध्यान रखना है। इसके बाद जो एक इसके अंदर एक्सेप्शन आती है, सभी गैसेस की सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम। एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम, इन दोनों के अंदर क्या होती है, सॉल्युबिलिटी increases with increase in temperature। अगर आपको ध्यान हो तो आपने थर्मोडायनेमिक्स में जूल थॉमसन इफेक्ट पढ़ा था, ठीक है, और आपने गैसियस स्टेट पढ़ी हुई है। गैसियस स्टेट में आपने ये पढ़ा था कि हाइड्रोजन और हीलियम तो शो करते हैं पॉजिटिव डेविएशन और बाकी गैसेस शो करते हैं नेगेटिव डेविएशन। ये हमने वहाँ पे डेविएशन का केस पढ़ा था, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर निकाला था। तो इन दोनों का जो बिहेवियर है वो बाकी गैसेस से अपोजिट है। अगर बाकी गैसेस की सोल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो इन दो की सोल्युबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। आपने ये दोनों एग्जाम्पल जो है वो ध्यान रखने हैं। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि जो सोल्युबिलिटी है वो नेचर पे भी डिपेंड करती है। दूसरा पॉइंट है नेचर ऑफ सोल्यूट, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब आपने एक पॉइंट ये पढ़ा हुआ है लाइक डिसॉल्व लाइक। हमने सोल्युबिलिटी में ये पॉइंट पढ़ा था लाइक डिसॉल्व लाइक। इसका मतलब क्या है कि पोलर सब्सटेंस किस में डिसॉल्व होगा, पोलर में। नॉन पोलर किस में डिसॉल्व होता है, नॉन पोलर में। पोलर सोल्यूट
हैज़ मोर सोल्यूबिलिटी इन पोलर सॉल्वेंट देन इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। जो पोलर सोल्यूट है उसकी सोल्यूबिलिटी पोलर सॉल्वेंट में ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब देखो पोलर की जगह ना कई जगह पे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिखा मिलेगा, ठीक है, टिपिकल टर्म यूज़ कर रहा हूँ, आपने ध्यान रखनी है। पोलर की जगह पे डाई इलेक्ट्रिक लिखा मिलता है, आप फिजिक्स में पढ़ते हो भाई ये चीज़ें सारी, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ा होगा। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ा होगा आपने, ये पढ़ा होगा वहां पे कि जिस भी सब्सटेंस का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होता है उसकी पोलैरिटी की वैल्यू ज़्यादा होती है, ठीक है। तो हाई वैल्यू ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हाई वैल्यू ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीन्स ग्रेटर पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट। तो जिस भी सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होगा उसके अंदर क्या होगा, उसकी पोलैरिटी ज़्यादा है, तो मतलब उसके अंदर पोलर सोल्यूट जो है वो ज़्यादा डिसॉल्व होगा, ठीक है। अब जैसे मान लो एग्जाम्पल आ जाता है, वो आपसे ये पूछ ले कि भाई अमोनिया गैस है, NH3 गैस है, इसकी सोल्यूबिलिटी आप कंपेयर करो वाटर के अंदर, या आप इसकी जगह पे ले सकते हो ईथर, ठीक है। अब वाटर का आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ते हो तो ये 79 के आसपास होता है, ठीक है। या अगर आपको लास्ट टाइम हमने जब डाइपोल मोमेंट पढ़ा था, अगर आपको ध्यान हो तो हमने ये पढ़ा था कि जो वाटर का डाइपोल मोमेंट है वो ईथर से ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब क्या है, अब देखो अमोनिया जो है ये क्या है, पोलर, तो इसकी जो सोल्यूबिलिटी है वो वाटर के अंदर क्या आएगी, ज़्यादा आएगी, ठीक है। तो भाई ये बेसिक कंसेप्ट है, आपको सारे पॉइंट ध्यान रखने हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंगली ही क्वेश्चन सोल्व करना है। अब मान लो कि वो आपको इसकी जगह ये कह दे कि N2 किस में ज़्यादा सोल्यूबल होगा। जितनी भी डाइएटॉमिक का मतलब जिसमें भी दो एटम हैं और दोनों एटम सेम हैं, ये हमेशा नॉन पोलर होते हैं। अब इसकी सोल्यूबिलिटी ज़्यादा किस में होगी, ईथर में, क्योंकि ये नॉन पोलर है, तो जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम होगा उसकी पोलैरिटी कम होगी और इसकी जो सोल्यूबिलिटी की वैल्यू है वो वहीं पे ज़्यादा आएगी। तो जो दूसरा फैक्टर है सोल्यूबिलिटी को इफेक्ट करता है वो है नेचर। अब थर्ड जो फैक्टर है वो है प्रेशर, जो हमारा टॉपिक भी है यहाँ पे। थर्ड है इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड और केस ऑफ हेनरीज लॉ। जो प्रेशर का इफेक्ट है सोल्यूबिलिटी के ऊपर, उसी को ही हम हेनरी लॉ कहते हैं। अब देखो मैं आपको एक सिंपल एक्सपेरिमेंट करके समझा देता हूं। पहले ये मान लो कि ये अपने पास कंटेनर है, यहां पे मैंने लिक्विड लिया हुआ है, यहाँ पे मैंने गैस भरी हुई है और मैंने इसको बंद कर दिया ऊपर से, ये यहाँ पे बंद है। पहले कंटेनर के अंदर नीचे लिक्विड है, यहाँ पे गैस भरी हुई है और ये ऊपर से बंद है, मतलब गैस बाहर नहीं जा सकती, ठीक है। अब आपने एक टर्म पढ़ी हुई है प्रेशर। देखो प्रेशर का मतलब होता है नंबर ऑफ कोलिजन ऑफ गैस पार्टिकल पर यूनिट एरिया। आप फिजिक्स में पढ़ते हो भाई ये डेफिनेशन, फिजिक्स में आप लिखते हो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया।
ठीक है। अब फोर्स का मतलब क्या है, अब मान लो कि गैसियस पार्टिकल है, वो अगर वॉल पे आके स्ट्राइक कर रहा है तो वॉल पे आके स्ट्राइक करके वो क्या जनरेट करेगा, प्रेशर, फोर्स ही देगा ना। आफ्टर कोलिजन क्या हुआ, वो अपना जो फोर्स है, मोमेंटम है, जो वो इस वॉल के अंदर ट्रांसफर करेगा। तो प्रेशर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ कोलिजन्स ऑफ गैसियस पार्टिकल पर यूनिट एरिया। अब यहाँ पे देखो, अब ये गैस जो है ये यहाँ वॉल पे भी स्ट्राइक करेगी, ठीक है। अब गैस जो है वो यहाँ पे लिक्विड की सरफेस पे भी कोलाइड करेगी। जब गैस लिक्विड की सरफेस पे कोलाइड कर रही है, इंटरेक्शन होगी और गैस क्या हो जाएगी, डिसॉल्व, ठीक है। व्हेन गैस पार्टिकल्स कोलाइड्स ऑन सरफेस ऑफ लिक्विड, जब गैसियस पार्टिकल कोलाइड करता है किस पे, सरफेस ऑफ लिक्विड के ऊपर, देन गैस डिसॉल्व्स इन लिक्विड। जब गैसियस पार्टिकल स्ट्राइक करता है किसके ऊपर, सरफेस के ऊपर लिक्विड की, तो गैस क्या होगी, वहां पे डिसॉल्व होगी। अब इसके बाद देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं प्रेशर को इंक्रीज कर रहा हूं, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर। अब देखो प्रेशर का मतलब क्या था, प्रेशर का मतलब था नंबर ऑफ कोलिजन ऑफ गैसियस पार्टिकल पर यूनिट एरिया। अब प्रेशर इंक्रीज का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ कोलिजन क्या होने चाहिए, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट एरिया क्या होने चाहिए, इंक्रीज। आपने +1 में बॉयल्स लॉ पढ़ा हुआ है। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वॉल्यूम के, ये तो आपको पता है। अब अगर आपको गैस का प्रेशर इंक्रीज करना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको वॉल्यूम को डिक्रीज करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस पिस्टन को नीचे मूव करा रहा हूं ताकि वॉल्यूम डिक्रीज हो, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट एरिया इंक्रीज हो, सो एज नंबर ऑफ कोलिजन क्या होंगे, इंक्रीज। तो अब देखो इससे फर्क क्या पड़ेगा, यहां पे भाई आपने लिया हुआ है लिक्विड। अब तो प्रेशर इंक्रीज करने से क्या होगा कि नंबर ऑफ कोलिजन क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। अगर नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज हो रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। देखो मैंने आपको ये कहा कि गैस डिसॉल्व कब होती है, जब गैस लिक्विड की सरफेस पे कोलाइड करती है तो वो डिसॉल्व हो जाती है। अब अगर नंबर ऑफ कोलिजन ज़्यादा हो रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। तो क्या पॉइंट आ रहा है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, सॉरी ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, प्रेशर का इफेक्ट पड़ रहे हैं ना, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट एरिया, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट एरिया विल इंक्रीज, पर यूनिट एरिया नंबर ऑफ कोलिजन क्या होंगे, इंक्रीज, एंड हेंस सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज। तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। यहाँ से आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है गैस के प्रेशर पे, ठीक है। तो अब आप यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हो कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, किसी भी गैस की जो सॉल्युबिलिटी है लिक्विड के अंदर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर ऑफ गैस अबव लिक्विड सरफेस। लिक्विड सरफेस के ऊपर जितना ज़्यादा गैस का प्रेशर होगा उसकी सॉल्युबिलिटी की वैल्यू भी उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। अब इसके बाद अब आपने ना डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर भी पढ़ा था। तो देखो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में हमने ये पढ़ा था
कि जो पार्शियल प्रेशर है वो किस पे डिपेंड करता है, मोल फ्रैक्शन पे। आपने ये पॉइंट पढ़ा हुआ है +1 के अंदर कि जो डाल्टन्स लॉ है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये सिर्फ गैसेस पे लगता है, फॉर गैसेस ओनली। ठीक है, अब इस केस के अंदर अगर मान लो कि हमारे पास दो गैसेस हैं, ठीक है, मान लो कि एक गैस A है, एक गैस B है, तो इन मिक्सचर ऑफ गैसेस एक गैस के प्रेशर को आप क्या कहते हैं, पार्शियल प्रेशर। तो PA क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ A। ऐसे ही PB क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ B। ठीक है, और जो पार्शियल प्रेशर है वो किसके इक्वल है, XA इंटू P टोटल। P टोटल तो क्या है, टोटल प्रेशर, और XA क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन गैसियस मिक्सचर। गैसियस मिक्सचर में जिस गैस का जितना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन होगा उसका उतना ज़्यादा क्या होगा, पार्शियल प्रेशर होगा। अब ये मैंने आपको सारा इसलिए बताया, मान लो कि आपके पास एग्जांपल आ जाए कि भाई यहाँ पे आपने दो गैस ले रखी हैं, एक तो ऑक्सीजन है और एक नाइट्रोजन है। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन जो है एयर के अंदर वो 0.78% होता है। वैसे नाइट्रोजन की जो परसेंटेज है वो 78% के आसपास है। तो पार्शियल, अगर टोटल प्रेशर 1 है तो नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर कितना होगा, 0.78। ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो 0.18 के आसपास होता है। अब जिसका पार्शियल प्रेशर अबव लिक्विड सरफेस ज़्यादा होगा उसकी सोल्यूबिलिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इन दोनों में से ज़्यादा सोल्यूबल गैस कौन सी है, नाइट्रोजन। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि भाई कौन सी गैस की सोल्यूबिलिटी लिक्विड के अंदर ज़्यादा होगी, तो नाइट्रोजन गैस की सोल्यूबिलिटी जो है वो लिक्विड के अंदर ज़्यादा होती है। ठीक है, जब वो लिक्विड की सरफेस एयर के कॉन्टैक्ट में आ जाती है। ठीक है, अब यहाँ से आप स्टैंडर्ड फॉर्मूला डिराइव करते हैं। तो देखो, अब इसके बाद अपने पास नेक्स्ट पॉइंट ये है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, XA जो है ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। मैंने आपको अभी ये चीज लिखवाई है, सोल्यूबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रेशर अबव लिक्विड सरफेस। तो सोल्यूबिलिटी को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ किससे, मोल फ्रैक्शन से। मैंने आपको शुरू में डेफिनेशन में ही बताया था, आप सोल्यूबिलिटी में क्या चीज़ें यूज़ करने वाले हैं, मोल फ्रैक्शन यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन गैस अबव लिक्विड सरफेस। कंटेनर के अंदर गैस का कितना मोल फ्रैक्शन होगा ये डिपेंड करता है कि सरफेस के ऊपर उसका पार्शियल प्रेशर कितना है। ये बात अभी आपको मैं बता चुका हूँ सारी। ठीक है, अब मोल फ्रैक्शन निकालना कैसे है, मान लो कि कंटेनर के अंदर आपने लिक्विड लिया हुआ था, यहाँ पे आपने लिया हुआ था लिक्विड लिया हुआ था अपने 100 ml, ठीक है, या 100 ग्राम लिया हुआ था, ग्राम में चेंज कर रहे हैं। मान लो कि इसके अंदर गैस जो डिसॉल्व हो रही है, गैस डिसॉल्व हो रही है 0.2 ग्राम।
तो आप क्या कर सकते हो, मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो गैस का, किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, ये जो लिक्विड सॉल्यूशन मैं लिख रहा हूं ना यहाँ पे, इसका मतलब क्या है कि गैस प्लस लिक्विड। ठीक है, तो यहाँ पे इस सॉल्यूशन के अंदर आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है। ठीक है, तो अब इसके बाद इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हम यूज करते हैं KH, हेनरीज कांस्टेंट। तो अपने पास ये बन जाएगा कि जो XA है, XA इक्वल आ रहा होगा KH इंटू में PA। यहाँ पे जो KH है, KH क्या है यहाँ पे, हेनरी कांस्टेंट। अब फॉर्मूला ना दोनों तरीके से बन सकता है। आप ऐसे भी कह सकते हो कि PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा किसके, XA के। PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, XA के, तो PA इक्वल आ रहा है किसके, KH इंटू में XA, KH इंटू XA। ठीक है भाई, अगर मान लो कि मैंने यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज करा, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ A को 1 atm ले लूं, जब गैस का पार्शियल प्रेशर 1 atm है तो उस टाइम पे XA किसके इक्वल आ जाएगा, KH के। तो हेनरीज कांस्टेंट क्या है, हेनरीज कांस्टेंट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। हेनरी कांस्टेंट क्या है, मोल फ्रैक्शन है किसका, गैस का, व्हेन पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव लिक्विड सरफेस इज 1 atm। जब लिक्विड सरफेस के ऊपर गैस का पार्शियल प्रेशर 1 atm है तो उस टाइम पे जो मोल फ्रैक्शन आ रहा होगा किसका, गैस का सॉल्यूशन के अंदर, उस मोल फ्रैक्शन की वैल्यू को आप क्या कहेंगे, हेनरीज कांस्टेंट। और ये हर गैस के लिए क्या होगा, अलग होगा, हर गैस और हर सॉल्वेंट के लिए अलग होगा। ठीक है, अब दो फॉर्मूले लिख दिए भाई। अब आपको पता कैसे लगेगा कि आपने कौन सा यूज करना है, तो आपने जब न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो आप KH की यूनिट के हिसाब से फॉर्मूला देखोगे। ठीक है, मान लो कि उसने हमारे को ये कह दिया किसी क्वेश्चन के अंदर, ठीक है भाई, अगर वो ये कह रहा है इफ इन एनी क्वेश्चन, किसी क्वेश्चन के अंदर वो ये कह रहा है कि जो KH है वो कुछ 0.62 atm इनवर्स है। मान लो कि क्वेश्चन के अंदर उसने ये कह दिया कि KH की जो वैल्यू है वो 0.62 atm इनवर्स है। अब हमने ये देखना है कि कौन सा फॉर्मूला यूज करें। मोल फ्रैक्शन जो है ये तो होता है यूनिटलेस, ये तो आप पहले पढ़ चुके हैं कि मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती। तो अब अगर आप इसको सॉल्व करें तो यहां से क्या आ जाएगा, XA/PA इज इक्वल टू KH। प्रेशर की यूनिट क्या है, ATM, ये यूनिटलेस है, तो यहां पे K की यूनिट क्या आ रही होगी, ATM इनवर्स। तो जब ATM इनवर्स दे रखा हो या प्रेशर इनवर्स दे रखा हो तो उस टाइम पे तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। अगर मान लो कि खाली ATM कह रखा है, अब अगर इसको सोल्व करते हो तो PA/XA इज इक्वल टू किसके इक्वल आ रहा है, KH के। अब अगर आपने इस टाइम पे देखो ये यूनिटलेस है तो प्रेशर ऊपर की तरफ आ रहा है ATM, तो अगर किसी क्वेश्चन में KH की वैल्यू 0.62 ATM लिख रखी हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। अगर ATM इनवर्स दे रखा हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है कि आप कौन सा फॉर्मूला यूज करके न्यूमेरिकल को सोल्व कर रहे हो उस टाइम पे। ठीक है, अब इसके बाद आप इसका ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, ग्राफ जो है वो हम यूज कर रहे हैं इक्वेशन ये वाली। मान लो कि ये वाली इक्वेशन को यूज करके ग्राफ बना रहे हैं, तो ग्राफ जो हमारे पास बनेगा
उस इक्वेशन से ग्राफ बनाते हैं PA इज इक्वल टू KH इंटू XA। आपने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पढ़ी हुई है y इज इक्वल टू MX प्लस C। ये यहाँ पे जो होता है इसको आप लेके चलते हैं y एक्सिस पे, जो ये आता है x इसको लेके चलते हैं x एक्सिस। ठीक है, x के साथ जो फैक्टर आ रहा होता है इसको आप क्या कहते हैं, स्लोप। जो c है इसको क्या कहते हैं, इंटरसेप्ट। अब आप इसको इस इक्वेशन से कंपेयर करो तो मान लो कि मैं PA को लेके चल रहा हूँ y एक्सिस पे, x एक्सिस को लेके XA को लेके चल रहा हूँ मैं x एक्सिस पे। अब प्लस क्या कर सकते हैं, जीरो, मतलब इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है, जीरो। ये KH क्या हो जाएगा, स्लोप। अब देखो स्लोप जो है वो पॉजिटिव है, तो जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करते हो तो ग्राफ हमारे पास ये बनेगा, PA XA, इंटरसेप्ट की वैल्यू जीरो है, स्लोप पॉजिटिव है, तो ग्राफ ऐसे जा रहा होगा, और जो स्लोप की वैल्यू है वो इक्वल आ रही होगी किसके, KH के। तो ये हमारे पास ग्राफ बनेगा इस इक्वेशन का, हेनरीज इक्वेशन का। ठीक है, अब इसके बाद इस पे से एक पॉइंट ये आता है कि जो KH है वो किस पे डिपेंड करता है। अब देखो आपको ये क्वेश्चन सोल्व करते हुए भी ध्यान रखना है कि KH जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो KH जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। भाई अगर आप ये कह रहे हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, KH विल इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, that is KH is temperature dependent। KH किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। अगर KH इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, सोल्यूबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज। सोल्यूबिलिटी वैल्यू विल डिक्रीज। जो आप ये इक्वेशन लिख रहे हैं इसी से आप देख सकते हो भाई, PA अपॉन KH इज इक्वल टू XA। भाई अगर आप KH को इंक्रीज कर रहे हैं तो नीचे वाली टर्म अगर इंक्रीज हो रही है, देखो मैं प्रेशर को लेके चल रहा हूं कांस्टेंट, अगर आपने प्रेशर कांस्टेंट लिया, टेम्परेचर को चेंज कर दिया, टेम्परेचर इंक्रीज किया, KH क्या होगा, इंक्रीज। अगर नीचे वाला फैक्टर इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है कि XA की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ये जो पॉइंट है ये एक्सप्लेनेबल है यूजिंग दैट इक्वेशन। ठीक है, तो ये आपने पॉइंट ध्यान रखना है कि भाई टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सोल्यूबिलिटी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि जो ये हम हेनरीज लॉ लिख रहे हैं इसकी लिमिटेशन क्या होगी। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, इक्वेशन ये बन रही है। अब लिमिटेशन क्या है, कई बार क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का लिमिटेशन से ही आ जाता है। तो भाई नेक्स्ट पॉइंट ये आ रहा है अपने पास, लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। देखो सबसे पहली लिमिटेशन तो ये है कि भाई हेनरीज लॉ जो है ये एप्लीकेबल है सिर्फ लो कंसंट्रेशन पे। इट इज ओनली एप्लीकेबल एट वेरी लो कंसंट्रेशन वैल्यूज। जब कंसंट्रेशन टर्म्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम है, उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर जो हेनरीज कांस्टेंट है वो एप्लीकेबल हो सकता है। ठीक है, अब इसके बाद कई बार ऐसे कहते हैं कि एट लो प्रेशर, प्रेशर की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए, टेम्परेचर की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। अब एट लो प्रेशर एंड एट हाई टेम्परेचर,
इट इज ओनली एप्लीकेबल एट लो कंसंट्रेशन वैल्यूज, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। लो प्रेशर हाई टेम्परेचर कब आता है? आइडल बिहेवियर पे। आइडल बिहेवियर ऑफ गैस पे। दूसरी एक चीज का ध्यान रखना है कि ऐसी कोई गैस नहीं होनी चाहिए कि जो सॉल्यूशन बनाते हुए टूट रही हो। ऐसा ना हो कि भाई NH3 को आप ऐसी कंडीशन पे लेके चले कि वो NH3 बचे ही ना, वो टूट के N2+H2 बना दे। तो दूसरा पॉइंट ये है कि गैस ऐसी होनी चाहिए कि जिसका डिसोसिएशन ना हो, या गैस जो है वो कंपाउंड की फॉर्मेशन ना करे किसके साथ? सॉल्वेंट के साथ। दूसरा पॉइंट ये है द गैस शुड नॉट फॉर्म प्रोडक्ट विद सॉल्वेंट। मतलब नो एसोसिएशन, ना तो एसोसिएशन होना चाहिए और ना ही डिसोसिएशन होना चाहिए। अगर एसोसिएशन हो गया तो भी एप्लीकेबल नहीं होगा, डिसोसिएशन होगा तो भी एप्लीकेबल होगा नहीं होगा। ठीक है, देखो एग्जांपल है, अमोनिया गैस लेके चल रहे हैं अपन। ठीक है, अमोनिया गैस को जब वाटर के अंदर डिजोल्व कराते हैं, ये इक्विलिब्रियम अटेन करता है भाई हमेशा। ये एक तो NH4+ बनाता है एक्वस, और एक OH नेगेटिव एक्वस बनाता है। तो NH3 की जो डिसोल्यूशन है या सोल्यूबिलिटी है वो हम हेनरी लॉ से फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, एट NH3 हेनरीज लॉ इज नॉट एप्लीकेबल। NH3 गैस के ऊपर हेनरी लॉ जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है कि जो ये हमारा हेनरी लॉ है इसकी एप्लीकेशन क्या है, मतलब इसको हम कहाँ स्टडी करते हैं, इसका कहाँ पे यूज़ है। आपने कोल्ड ड्रिंक पीते हो, आप यूज़ करते हो कोल्ड ड्रिंक्स, वहाँ पे इसी कंसेप्ट को ही हम यूज़ करते हैं। आप कई बार कहते हैं ना कि कोल्ड ड्रिंक ठंडी करके पीनी चाहिए, टेस्ट ज़्यादा देर तक रहता है। ऐसा क्यों है? वो सब इसी प्रिंसिपल के ऊपर ही बेस्ड है। देखो एप्लीकेशन में पहला पॉइंट है एप्लीकेशन के केस के अंदर पहला पॉइंट ये है, इन द प्रोडक्शन ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स। सॉफ्ट ड्रिंक की प्रोडक्शन के अंदर हम हेनरीज लॉ का यूज करते हैं। देखो आप इसमें करते क्या हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हाई प्रेशर पे सॉल्वेंट के अंदर से पास करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलके एक तो हमारे को प्रोडक्ट बना के देता है कार्बोनिक एसिड। ठीक है, और कार्बोनिक एसिड जो है ये वीक एसिड है, तो इसका जो डिसोसिएशन होगा वो भी वीक होगा। जब कार्बोनिक एसिड टूटता है, जब H2CO3 टूटता है तो ये 2H+ बनाता है और साथ में CO3 2 नेगेटिव, ये भी वीक एसिड है। आपने कई बार देखा भी होगा कि कोल्ड ड्रिंक के अंदर ना एसिड का बिहेवियर आता है, भाई एसिडिक लगता है वो हमारे को, भाई उसके अंदर स्लाइड एसिड जनरेट हो रहा है। होता किस वजह से है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हाई प्रेशर पे वाटर में से पास करते हैं तो कार्बोनिक एसिड बन जाता है। तो वो जो एसिडिक बिहेवियर हमारी टंग को लगता है वो इसी कार्बोनिक एसिड की वजह से होता है, और ये टूट के ये H+ बना रहा है, ये एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है। अब आप हेनरी लॉ को सोच के देखो, मैंने ये कहा कि कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो ठंडी पीते हैं तो अच्छी लगती है, गर्म पीते हैं तो कहते हैं कि थोड़ी देर में मिठी होगी। उसका रीज़न भी यही है, हमने ये पढ़ा है कि जब टेम्परेचर लो होता है तो सोल्यूबिलिटी की वैल्यू ज़्यादा है, जब टेम्परेचर हाई होता है तो सोल्यूबिलिटी की वैल्यू क्या है? कम है। आप कोल्ड ड्रिंक की कोई भी बोतल लो, जब आप उसको ओपन करते हो तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो बाहर निकलती है। देखो ये
वाटर के साथ मिलके इक्विलिब्रियम बनाता है, मतलब बैक रिएक्शन जा सकती है वापस। तो जैसे ही अपन ने बोतल ओपन करी, प्रेशर रिड्यूस हो गया। भाई जब ढक्कन बंद है तो प्रेशर हाई है, तो वो दबी रहती है, उसके अंदर डिसॉल्व रहती है। ढक्कन खोलते ही क्या होता है कि वो वापस बैक रिएक्शन जाने लग जाती है और CO2 बोतल से बाहर निकल जाती है। बचेगा क्या? पानी, और उसके अंदर जो फ्लेवर ऐड किए हुए हैं वो बचता है। अगर कोल्ड ड्रिंक ठंडी होती तो हमने ये पढ़ा है कि जब टेम्परेचर कम होता है तो सोल्युबिलिटी की वैल्यू क्या होती है? ज़्यादा होती है। अब अगर कोल्ड ड्रिंक ठंडी है तो CO2 उस रेट से नहीं निकलेगी जैसे गर्म में से निकल रही थी, तो मतलब आपको कोल्ड ड्रिंक का फ्लेवर जो है वो ज़्यादा देर तक लगेगा। इसलिए ये कहते हैं कि जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं वो ठंडी यूज़ करनी चाहिए। वो सेम इसी रीज़न की वजह से होता है। ठीक है, तो ये एक इसकी एप्लीकेशन है। आप जैसे आपने देखा भी होगा कि जो हाई एटीट्यूड्स के ऊपर चढ़ते हैं, पहाड़ों पे चढ़ते हैं, उनको बीमारी हो जाती है एनोक्सिया। ठीक है, वो इसी रीज़न की वजह से होता है क्योंकि वहाँ पे प्रेशर वेरी कर जाता है। तो जो बाइंडिंग है किसकी, गैस की, हमारे ब्लड के साथ, वो एक्यूरेट नहीं हो पाती। तो जब हायर एटीट्यूड्स के ऊपर क्या होता है कि प्रेशर कम है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो वहाँ पे कम है, तो क्या होगा कि जो गैस की सोल्युबिलिटी होगी ब्लड के अंदर वो कम होगी। अगर सोल्युबिलिटी कम है तो मतलब हमारी ब्लड को जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल रही। मतलब क्या होगा कि वहाँ पे ऑक्सीजन सिकनेस हो जाएगी, और वो जो ऑक्सीजन सिकनेस है इसको हम एनोक्सिया कहते हैं। ठीक है, ये इसकी एप्लीकेशन है। आप और एप्लीकेशन बहुत सारी हैं। आप जर्नल एग्जांपल में आपको एक और दे सकता हूँ कि जो स्क्यूबा ड्राइवर्स होते हैं, मतलब जो सी की डेप्थ में जाते हैं, ठीक है, आप उनमें भी एक बीमारी हो जाती है। वहाँ पे क्या होता है कि उनके अंदर जब वो सिलेंडर लेके जाते हैं, आपने देखा भी होगा जो पानी में गोताखोर जाते हैं वो पीठ पे सिलेंडर बांधते हैं। ठीक है, अब ये आप कई बार पढ़ चुके होंगे कि जैसे डॉक्टर भी आपको जब ऑक्सीजन लगाता है ना तो वो ऑक्सीजन प्योर नहीं होती, वो भी मिक्सचर में होती है। वहाँ पे उसके साथ वो नाइट्रोजन गैस मिक्स करता है या वो वहाँ पे हीलियम गैस मिक्स करता है। आजकल नियोन गैस भी मिक्स करने लग गए हैं। तो जब आप सी डेप्थ पे जाते हैं, तो जब समुंदर के अंदर गए हुए हैं, जो सिलेंडर है, मान लो कि सिलेंडर के अंदर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, तो सी डेप्थ के अंदर क्या होता है कि प्रेशर ज़्यादा होता है। अब प्रेशर ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि जो सोल्युबिलिटी है उसकी वैल्यू हाई है। अब ऑक्सीजन गैस तो हमारे मेटाबॉलिज्म में यूज़ होगी, मतलब हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अंदर ऑक्सीजन तो यूज़ हो गया, भाई नाइट्रोजन तो यूज़ नहीं हुआ। वैसे तो जब अब अभी सांस ले रहा हूँ मैं तो एयर में भी नाइट्रोजन है, लेकिन यहाँ पे इतना टेम्परेचर और प्रेशर है कि वो बाहर निकल जाती है, मतलब वो बाइंड नहीं करती ब्लड के साथ। लेकिन सी डेप्थ पे क्या होता है, एट बॉटम लेवल वहां पे प्रेशर हाई है, प्रेशर वहां पे वाटर की वजह से भी है। अब क्या होगा कि नाइट्रोजन बॉडी में से बाहर निकलेगी ही नहीं। अब बॉडी के अंदर अगर नाइट्रोजन की एक्सेस हो रही है तो वहां पे हमारे बॉडी के अंदर सिकनेस आ जाती है। ठीक है, एक्सेस नाइट्रोजन की वजह से। तो जो स्क्यूबा ड्राइवर्स हैं उनके अंदर उनकी भी हेल्थ जो प्रॉब्लम है वो इसी की वजह से ही जनरेट होती है। ठीक है, ये सारा का सारा जो कंसेप्ट है ये हेनरी लॉ के ऊपर बेस्ड है। आप और एप्लीकेशन इसकी पढ़ सकते हो। नेक्स्ट टाइम हम इसके न्यूमेरिकल ट्राई करेंगे। ठीक है, और कोई एप्लीकेशन होगी तो हम नोट करेंगे। तब तक पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो। थैंक यू।